पीडीएम की तमाम जमातों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि हम इस नाजायज़ हुक्मरान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाएंगे। जो हुकूमत की हलीफ जमातें हैं उनसे भी राब्ते करेंगे कि वो अपना इत्तेहाद ख़त्म करके मुल्क और कौम पर रहम करें और ऐसी हुकूमत के इत्तेहादी बनना जो है वो शायद अब मज़ीद सियासी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर मुल्क के लिए मुफीद नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाज़ेब खानज़ादा। हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर न सिर्फ मुत्तफ़िक हैं बल्कि पीडीएम की दीगर जमातों ने भी हतमी फैसला कर लिया है। और इस हवाले से न सिर्फ अपोजिशन जमातें एक दूसरे से मिल रही हैं बल्कि हुकूमती जमात और इत्तेहाद में नाराज़ लोगों को भी कायल करने की कोशिश की जा रही है कि अब वक्त आ गया है कि हुकूमत के खिलाफ हतमी और फौरी फैसला किया जाए। मगर अपोजिशन ने पिछले साल भी हुकूमत गिराने के ऐसे ही दावे किए थे। इसलिए आने वाले दिन अपोजिशन की साख के लिए अहम होंगे क्योंकि अपोजिशन की नाकामी हुकूमत को मजीद मजबूत कर सकती है। साथ ही अपोजिशन जमातें हुकूमत के लिए इतना बड़ा खतरा उस वक्त तक साबित नहीं होंगी जब तक हुकूमती अराकीन और हुकूमती इत्तेहाद अपोजिशन के साथ खड़ा ना हो जाए। लेकिन मौजूदा सियासी सूरत हाल में जैसे ही अपोजिशन ने हुकूमत पर दबाव बढ़ाना शुरू किया है तो हुकूमती अराकीन और इत्तेहादियों ने भी अपने अपने मुस्तकबिल से मुताल्लिक गौर और फिक्र शुरू कर दिया है या कम अज़ कम उसका तासुर देकर हुकूमत पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। हुकूमत के दो अहम इत्तेहादी बलूचिस्तान अवामी पार्टी और MQM मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत पर दबाव बढ़ा रहे हैं, जबकि काफ़िली किसी मौके का इंतजार करती नजर आ रही है। और ज़रा ऐसी तफसीलात सामने आ रही हैं कि बहुत जल्द चौधरी बिरादरान की शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्को है। दूसरी तरफ MQM जिसके कौमी असम्बली में 7 अरकान असम्बली हैं वो गुज़िश्ता कई दिनों से अपोजिशन जमातों के साथ राब्ते में रही है। गुज़िश्ता दिनों ही नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से MQM की क़यादत की मुलाकात हुई जिसमें नून लीग ने MQM के सामने इमरान खान हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन रखा और आज MQM की राब्ता कमेटी का इजलास हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आज सेनेट में वफाकी काबीना और इदारों में कम नुमाइंदगी पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर्स ने सेनेट का वॉकआउट किया, जिसके बाद उन्हें मनाने की कोशिश की गई, उन्हें वापस लाया गया, जिस पर हुकूमती सेनेटर मोहसिन अजीज ने तंज किया कि आपको वजारत मिल गई है। जिस पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर ने जवाब दिया कि अगर हुकूमत का यही रवैया रहा तो आपको जवाब मिल जाएगा। और वॉकआउट के दौरान बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर उमर अहमद जई ने कहा कि वफाक में ज़्यादा नुमाइंदगी चाहते हैं, इशारे बद हो गए हैं। इशारे देने वालों ने कहा कि अपनी जंग खुद लड़ें। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान हमारी है, चौथी कुव्वत हम है, तो लोग वो वहाँ हमें पूछते हैं, सवाल ये आता है कि आप क्या कर रहे हैं बलूचिस्तान के लिए। कि हर दफ़ा कोई 5 मिनिस्टर्स होते हैं बलूचिस्तान से। इस वक्त हमारी तरफ से एक मिनिस्टर है जिसके हाथ में कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं एडजस्ट तो करें ना, कहीं हम अपने लोगों को मुंह दिखाने के काबिल तो रहे हैं। मिनिस्टर के खिलाफ अगर तहरीक अदम एतमाद आती है तो आप अपोजिशन को ज्वाइन करेंगे? नहीं, हम कभी नहीं करेंगे। देखिए, इसमें यह है कि ये हमारी पार्टी का डिसीजन है, मेरा अकेला डिसीजन नहीं है या सेनेटर्स का डिसीजन नहीं है। और हमेशा हमने खान साहब को सपोर्ट किया है और हमेशा करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, ये आमतौर पे बड़े अदब से मैं कहूँगा कि बाप पार्टी के वाले से एक तासुर ये होता है कि कहीं से कोई इशारा है तो तभी आप हरकत में आते हैं, तो कोई इशारा तो नहीं है। नहीं, इशारे बंद हो गए। उनने हमें कहा है कि आप अपना जंग खुद लड़ें। और अब जहांगीर तरीन ग्रुप के भी मुतहर्रिक होने की खबरें आ रही हैं। हमारे साथ सीनियर साहब तज़कियाकार सलीम साफ़ी साहब और आज़मा शराजी साहिबा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। साफ़ी साहब, आपने तो तरीन ग्रुप के हवाले से ट्वीट भी किया है। ऑपोजिशन एक दफ़ा फिर कॉन्फिडेंस का इजहार कर रही है, मगर पहली दफ़ा नहीं है कि वो इस कॉन्फिडेंस का इजहार कर रही है, मगर ये कह रहे हैं कि अब मियाँ साहब भी मान गए हैं, सब मान गए कि इन हाउस चेंज लाया जाए, नो कॉन्फिडेंस आए। आपको लग रहा है कि इस दफ़ा भी सिर्फ बातें हैं या कुछ ना कुछ वाकई हो रहा है कहीं? नहीं, देखे, एक इत्मीनान तो उनके यहाँ है। मियां नवाज शरीफ साहब भी इस मरतबा मुतमईन है कि एम्पायर न्यूट्रल रहेगा और जरदारी साहब तो बिल्कुल इत्मीनान के समंदर बने हुए हैं। और जहांगीर तरीन साहब भी ज़ाहिरी बात है, इमरान खान साहब तो उनको अंदर करना चाहते थे और अब भी चाहते हैं अंदर करना उनको शहबाज शरीफ की तरह, लेकिन वो भी बाहर फिर रहे हैं और उनका जहाज़ भी इधर उधर घूम रहा है। और मौलाना साहब तो खैर हर वक्त मुतमईन होते हैं, लेकिन कल मैं जब मिला था तो बड़ी हद तक मुतमईन थे और बाकी इत्मीनान हासिल करने के लिए आज वो लाहौर गए हुए हैं। तो आसपास आप समझती हैं कि वाकई कोई संजीदा कोशिश हो रही है या फिर लास्ट ईयर भी इसी किस्म के दावे किए थे, इस दफ़ा भी दावे कर रहे हैं ताकि खुद अपने आप को एक्टिव रखें और हुकूमत को बैकफुट पर रखें? जी शाज़ेब, मेरा ख्याल है कि संजीदा कोशिश ही है, जो कि जरदारी साहब जो है वो लाहौर पहुँचे थे और पिछले हफ्ते को उन्होंने जो मुलाकात की और इस मुलाकात में शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ का एक सफ़े पे होना और इधर बिलावल और जरदारी साहब का एक सफ़े पे होना और फिर उनकी लीडरशिप से लोगों का आना वहाँ पे,
ये इंतहाई अहम कदम था। अदरवाइज़ शायद जरदारी साहब लाहौर ना जाते, मॉडल टाउन का खाना ना खाते और वहाँ पे बैठते नहीं, मुलाकात नहीं करते। तो एक सीरियस जो मूव है वो काफ़ी हद तक सीरियस है। और इसमें जो हमारी इत्तला है वो ये कि बहुत सारे जो ऑप्शंस इनके पास थे उसके ऊपर गौर किया गया है, जिसमें कि पंजाब का ऑप्शन सबसे पहले हो सकता है, उसका इम्कान है। इसी तरह से नेशनल असम्बली का है, स्पीकर साहब के ख़िलाफ़ है, डिप्टी स्पीकर के है और यहाँ तक कि चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ भी बात हो रही है। तो अभी जाहिर है कि अपोजिशन ने अपने सारे पत्ते तो नहीं दिखाए और अपने सीने के साथ लगा के रखे हुए हैं, लेकिन एक बात बहुत वाज़ेह है कि ये फ़ैसला उस मीटिंग के अंदर ज़रूर हुआ है कि हम अपने ये ऑप्शंस खोलेंगे और एक नुकाती एजेंडा के इस हुकूमत को घर भेजना है, वो शायद उसके ऊपर इत्तफाक दोनों जमातों का और लीडरशिप का उस मुलाकात में देखने को मिला था। और पैदल पे उसके बाद आपने देखा होगा कि जिस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी रही है और हो रही है, उससे बज़ाहिर यही महसूस होता है कि ना सिर्फ वो बल्कि मौलाना भी शायद आज जो है या किसी लम्हे किसी वक्त जो है वो ऑन बोर्ड मुकम्मल तौर पे हो जाएंगे कि इसको आगे कैसे लेके जाना है। तो इस दफ़ा की मूव जो है वो संजीदा नज़र आती है। मगर सलीम साफ़ी साहब, उसमें जो इदारों के ऊपर आप कह रहे थे कि इन्हें बड़ा है कि वो न्यूट्रल रहेंगे, कह तो दिया कामिल अली आगा साहब ने कि इदारे अगर न्यूट्रल होते तो उन्होंने अपना भी बता दिया कि हमारा तो मुआहिदा रियासत के साथ है, इस हुकूमत के साथ नहीं है, तो मामलात कुछ और होते। तो फिर क्यों लग रहा है अपोजिशन को कि वो न्यूट्रलिटी होगी, हालांकि अभी तो सेनेट में मार खाई है इन्होंने स्टेट बैंक के बिल में। देखिए, एक तो इस मरतबा जो कुछ हो रहा है वो इंतहाई राजदारी के साथ हो रहा है। मसलन शहबाज शरीफ साहब के साथ नहीं बल्कि नवाज़ शरीफ साहब ख़ुद इनिशिएटर है और इसीलिए उस रोज़ उन्होंने मरियम नवाज़ साहबा को जरदारी साहब की मुलाकात के मौका पे उधर उनके यहाँ भिजवा दिया और उधर जरदारी साहब और बिलावल साहब हैं। तो मेरे ख़्याल में एक तो अपोजिशन में भी ये है कि जो मामलात हैं तो वो अपनी सेकंड टियर के साथ भी शेयर नहीं किए जा रहे हैं और ये भी एक संजीदगी की अलामत है, क्योंकि आदम एतमाद इस तरह मजाक नहीं होता, उसमें फिर बड़े जोड़ तोड़ होते हैं, लोगों को उठाना होता है, संभालना होता है। और दूसरा, जो दूसरे फरीक की घबराहट है उससे लगता है कि शायद इस मरतबा अपोजिशन का मुँह कुछ सीरियस है, यानी हुकूमत की सफ़ों में इस वक्त जो खलबली है, जो बेचैनी है। और कल तो उन्होंने अजीब काम भी कर दिया कि अवार्ड्स भी तकसीम कर दिए, क्योंकि इनामात और ये तो अक्सर मैच के अख्तिताम पे दिए जाते हैं। तो लगता ये है कि उनको ख़ुद भी एहसास है कि शायद द गेम इज़ ओवर, तो उन्होंने कल तकसीम इनामात भी कर ली। बाकी ये कामिल अली आगा के बयानात और ये इस तरह के लोगों के, वो तो आपको देखे डबल इशारे हर तरफ से मिलते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट के गैर जानिबदार होने की बहुत बड़ी अलामत और सबूत है। और उसमें एक फैसल वावड़ा के ख़िलाफ़ फ़ैसला है। आप क्या समझते हैं कि अगर वो गैर जानिबदार ना होते तो फैसल वावड़ा के ख़िलाफ़ इस तरह का फ़ैसला आ सकता था? और फिर बाकी हम तो दरूनी खाना नहीं जानते, लेकिन इस मरतबा जरदारी साहब, नवाज़ शरीफ साहब, मसलन नवाज़ शरीफ साहब मौलाना वग़ैरह और या अपनी पार्टी के शहबाज शरीफ साहब वग़ैरह को यकीन दिला रहे हैं कि नहीं वो गैर जानिबदार रहेंगे, तो इत्मीनान तो उनके यहाँ बहुत है और दूसरी तरफ बेचैनी बहुत है। मगर आसमा, हुकूमत का कॉन्फिडेंस सिर्फ इदारों की न्यूट्रल होने या ना होने की वजह से नहीं है, हुकूमत का एक और कॉन्फिडेंस है और वो कहते हैं कि चौधरी बिरादरान को नून लीग क्या दे देगी जो हम नहीं दे रहे हैं, MQM को सिंध में पीपल्स पार्टी क्या दे देगी, उनके तो पीपल्स पार्टी के साथ इख्तलाफात हैं, मरकज़ में और क्या शेयर मिल जाएगा किसी और हुकूमत को लाकर या हमारी हुकूमत को गिराकर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को। फिर ये जो कहते हैं कि जी हमसे इनके लोगों ने कांटेक्ट किया हुआ है, 5 वज़रा ने किया हुआ है, तो ये भी कॉन्फिडेंस है कि जो हमने वज़ीर बनाए हुए हैं वो इनसे टिकट लेके हमारी हुकूमत क्यों गिराएंगे। तो हुकूमत का ये कॉन्फिडेंस है कि इत्तेहादी ऐसे नहीं छोड़ेंगे। देखिए, मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा गेम बिल्कुल मुख्तलिफ है और वो यूँ मुख्तलिफ है कि दिखाने को ये प्रेशर दोनों जमातें जो हैं वो इत्तेहादियों पे बढ़ा रही हैं कि अगर आप साथ रहे तो हुकूमत बरकरार रहेगी और अवाम जो है इसी तरह से चक्की में पिसते रहेंगे। एक अवामी दबाव है जो कि इत्तेहादी जमातों के ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी जानिब जो सारा एक तरह से जो बेंट कर रही है अपोजिशन, वो उन अराकीन के ऊपर कर रही है जो कि हुकूमती बेंचेस पे तहरीक इंसाफ के नाराज़ अराकीन हैं। और
हमारी इत्तला ये भी है कि अगर तहरीक अदम एतमाद आती है तो उस तहरीक अदम एतमाद के अंदर अपोजिशन तो शरीक होगी, लेकिन अगर हुकूमती बेंचेस से एक बड़ा नंबर दस्तखत कर देगा कि वो भी नो कॉन्फिडेंस रखते हैं हुकूमत के ऊपर, तो फिर हुकूमत के लिए बहुत बुरी सिचुएशन होगी, क्योंकि 10 का या 20 का जो फ़र्क है, अगर उससे बड़ा नंबर या उस जितना नंबर या उससे थोड़ा ज़्यादा नंबर भी उस तहरीक अदम एतमाद के ऊपर दस्तखत कर देता है, तो ये सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होगी और इसको लीगल कवर भी होगा, क्योंकि ये फ्लोर क्रॉसिंग के अंदर नहीं आता। जो इसके आर्टिकल हैं 63(1)(f जो है उसको अगर आप देखें, या जो दूसरे 63 आर्टिकल है आइन का, उसके अंडर फ्लोर क्रॉसिंग में अगर हुकूमती बेंचेस से नो कॉन्फिडेंस की मूव आती है एक नंबर की, तो उसके ऊपर फिर उनके ऊपर फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होगी। और यही वो मेरा ख्याल है कि मामला है जिसके ऊपर हुकूमत को इस वक्त घबराहट का वो शिकार है। उनको इत्तेहादियों से ज़्यादा अपने ही जो अंदर के लोग हैं उनसे ख़तरा इस वक्त महसूस हो रहा है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है तो उनको किस तरह से इसको डील करना है। और इसमें जाहिर है कि एक बड़ा नंबर है, और जहाँ तक न्यूट्रलिटी की बात है, तो अगर जो इस्टेब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल रहती है तो ये नंबर तो हर सूरत आएगा साथ में, क्योंकि उनको अपना अगला इलेक्शन भी देखना है और उनको ये भी देखना है कि अगले इलेक्शन में उन्होंने अवाम को किस तरह से फेस करना है। और जहाँ तक अभी सर्टिफिकेट्स की बात हुई थी, ये तो मेरा ख्याल है कि अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ा मारने वाली बात है कि जिस तरह से 10 लोगों को उसमें वो किया गया है। जो बाकी के लोग हैं इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर, वो पहले ही हुकूमत इतने फ्रेजाइल है, इतना नंबर का मसला है, और उसके ऊपर से खुद अंदर इतना इस्तराब है और इतनी लॉबिंग है अंदर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कि इसका बहुत नुकसान हो सकता है तहरीक इंसाफ को। सो मेरा नहीं ख्याल कि अपोजिशन बहुत ज़्यादा कोई इत्तेहादियों की तरफ देख रही है। वो कोशिश ज़रूर करेंगे कि इत्तेहादी साथ आ जाएं, या बाप और काफ लीग और MKM उनको वो इंगेज ज़रूर करेंगे, लेकिन उनका असल जो मतमा नज़र है वो ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हुए अरकान असम्बली हैं, भले वो नेशनल असम्बली है या वो पंजाब असम्बली है। और ये भी बहुत इम्कान है कि इस मूव का जो आगाज़ है वो पंजाब असम्बली से किया जाए, क्योंकि और हमारी इत्तला है कि बहुत सारे नामों के ऊपर बात किसी हद तक तकमील के मराहिल में है, हतमी अभी तक नहीं हुई, लेकिन तकमील के मराहिल में ज़रूर है कि अगर पंजाब से ये मूव आती है तो कौन कौन से लोग साथ आ सकते हैं, और इवन CM के कैंडिडेट जो है उसके ऊपर भी बात हो रही है। तो इस वक्त फोकस जो है वो ट्रेजरी बेंचेस के MNAs और MPs पे ज़्यादा है अपोजिशन का, ना कि इत्तेहादियों के हवाले से। तो फिर साफ़ी साहब, इसका जो अल्टीमेट नतीजा है, क्योंकि ज़ाहिर है तहरीक अदम एतमाद का मतलब है कि जो मेजॉरिटी है वो अपोजिशन ने साबित करनी है, और हुकूमत के पास इदारों के अलावा और दूसरे टूल्स भी होते हैं इस काम को रोकने के लिए। कोई आसान काम नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन उस दिन साबित कर सके जिस तरह तहरीक अदम एतमाद होगी। तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि इत्तेहादी बारगेन कर लेंगे और वजारतें ले लेंगे। बाप पार्टी जो है उसने तो कह भी दिया कि जी हमें और वजारतें चाहिए, या फिर वाकई ये निकलेगा कि हुकूमत कमज़ोर हो जाएगी या फिर घर चली जाएगी? नहीं, एक तो इत्तेहादियों का मसला बारगेनिंग का नहीं है कि वो ज़्यादा दे सकते हैं या ये दे सकते हैं, बल्कि आप देखें कि इन दो जमातों से मुस्लिम लीग काफ से और MKM से तो इत्तेहाद बिल जबर करवाया गया है। असल मसला जो है वो ख़ुद PTI के अंदर है, और उसमें जहांगीर तरीन एक बड़े प्लेयर होंगे। आप जानते हैं बखूबी कि इस पार्टी के अंदर आधे से ज़्यादा लोगों को लाया गया है, या कोई लालच दे के या किसी जबर के ज़रिए, और वो सब आए थे थ्रू जहांगीर तरीन। अब जहांगीर तरीन के साथ ख़ुद उन्होंने जो सलूक किया, और आज इमरान खान साहब शहबाज शरीफ से ज़्यादा उनके अंदर करने के ख्वाहिशमंद है अपने बेटे समेत। तो जहांगीर तरीन साहब उसके बावजूद इमरान खान साहब की ख्वाहिश के बावजूद अगर जेल के अंदर नहीं जा रहे हैं और उनका तैयारा फिर भी इधर उधर परवाज़ कर रहा है, तो जहांगीर तरीन साहब जो लोग अपने जहाज़ में लाए थे तो वो उसी जहाज़ में वापस भी कहीं और ले जा सकते हैं। और दूसरा, ख़ुद पार्टी के अंदर जितने सीनियर लोग थे जिनकी सियासी हैसियत थी, जिनकी मसलन अभी आप देखें ये जो कल वाली हरकत हुई है उसमें क्या परवेज़ खटक नहीं बल्कि पूरे वजारत दिफा की ह्यूमिलिएशन नहीं हुई है कि आप असद उमर को और मुराद सईद को तो टॉप पे रखते हैं,
लेकिन अगर वजारतों की बुनियाद पे परफॉर्मेंस है तो हम तो कहते हैं कि हमारी दिफा जो है वो नाकाबिल तस्खीर है, लेकिन आप परवेज़ खटक की ह्यूमिलिएशन में उनको उस नंबर पे ले जाते हैं, टॉप 10 से निकाल लेते हैं। आप फवाद चौधरी को टॉप 20 और उनसे निकाल लेते हैं। तो वो पार्टी के अंदर लोग इंतज़ार में बैठे हुए हैं, अंदर से बड़े बैठे हुए हैं, और अपोजिशन जो तकिया करेगी। बहुत शुक्रिया। दोनों पैनलिस्ट की राय है कि इस वक्त खतरा तहरीक इंसाफ को अंदर से है और कल के बाद वो खतरा और बढ़ गया है। कल वज़ीर आज़म ने टॉप 10 वजारतों को इनामात दिए और उसके बाद से सवाल उठ रहे हैं कि जिन्हें अवार्ड मिला वो किस बुनियाद पर मिला और जिन्हें नहीं मिला उनका मुस्तकबिल क्या होगा। ये भी सवाल उठ रहा है कि मुल्क की सबसे अहम वजारतें यानी वजारत ख़जाना, वजारत तवानाई और पेट्रोलियम, वजारत खारजा, वजारत इत्तलात और वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खुद वज़ीर आज़म की नज़र में टॉप 10 में नहीं है, तो फिर वो ये दावा कैसे कर सकते हैं कि मुल्क दुरुस्त सिमत में जा रहा है या फिर उन्होंने मुल्क को बहरान से निकाल दिया है। इस वक्त मुल्क का बहुत बड़ा मसला तकरीबन 2,500 अरब रुपए पर पहुंचने वाला गर्दिशी कर्जा है, जो अवाम पर बार बार बिजली की कीमतों में इजाफे का बोझ डालने और हुकूमती दावों के बावजूद काबू में नहीं आ सका है। और अब बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा किया जाएगा। शहबाज राना की खबर के मुताबिक काबीना की कमेटी बराए तवानाई ने सर्कुलर डेट का हदफ हासिल न होने के बाद नजरसानी शुदा सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत रवां साल जुलाई तक 2 मराहिल में बिजली की कीमत में ₹2.80 फी यूनिट का इजाफा किया जाएगा। पहले मरहले में फी यूनिट बिजली की कीमत में 63 पैसे का इजाफा होगा, जिसका इतलाक रवा माह से ही होने का इम्कान है। इससे सारिफीन से इजाफी 85 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। फिर उसके बाद दूसरे मरहले में जुलाई में मजीद ₹2.17 का इजाफा किया जाएगा, जिससे आवाम से इजाफी 207 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। खबर के मुताबिक यह फैसला IMF से तय पाए गए समझौते के तहत किया गया है, जिसके मुताबिक फरवरी 2022 और जून 2023 के दरमियान सारिफीन से 292 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे ताकि सर्कुलर डेट को कम किया जाए। इसी वजारत की नाअहली और ताखीर से फैसलों की वजह से गैस के बहरान में भी शिद्दत आई और हुकूमत ना नए LNG के टर्मिनल लगा सकी है, ना गैस पाइपलाइन पर काम शुरू कर सकी है और ना ही पुराने टर्मिनल को पूरी तरह इस्तेमाल करके वक्त पर LNG मंगवा सकी है। इस सब की जिम्मेदारी वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर पर है और वो खुद वज़ीर आज़म के मुताबिक टॉप 10 में तो क्या टॉप 23 वजारतों में भी शामिल नहीं है। तो कैसे मुल्क को इस बहरान से निकाला जाएगा? मईशत इतना बड़ा मसला है, मगर वजारत ख़जाना खुद वज़ीर आज़म के मुताबिक टॉप 10 में शामिल नहीं है, तो मईशत को कैसे बहरान से निकालने का दावा दुरुस्त है। वजारत खारजा अगर खुद वज़ीर आज़म के मुताबिक टॉप 10 में नहीं है, तो अपोजिशन की हुकूमत की खारजा पॉलिसी पर तनकीद कैसे गलत है। मुख्तलिफ वज़रा नाराज़ भी हैं और परेशान भी हैं कि उनकी वजारत टॉप 10 में जगह नहीं बना सकी। कल फवाद चौधरी ने ट्वीट करके अपनी वजारत के हवाले से राय दी, तो आज वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपनी वजारत को टॉप 10 में जगह ना मिलने पर वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहजाद अरबाब को शिकायती खत भी लिख दिया है और जवाब भी मांग लिया है। खत में वजारत खारजा को 11वां नंबर देने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है और कहा गया है कि इस साल की पहली छमाही में वजारत खारजा ने 26 में से 22 टारगेट्स मुकम्मल तौर पर हासिल किए, जबकि एक टारगेट भी 99% तक मुकम्मल किया जा चुका है, जबकि बकिया 3 टारगेट्स की वजूहात भी 27 अक्टूबर 2021 को रिव्यू कमेटी को बता दी गई थी। खत में मज़ीद लिखा गया है कि दूसरी छमाही में भी 24 टारगेट्स में से 18 को मुकम्मल तौर पर हासिल कर लिया गया, जबकि बाकी 4 को 75 से 99% तक मुकम्मल कर लिया गया, जबकि बाकी 2 टारगेट्स की वजूहात भी रिव्यू कमेटी को बता दी गई थी। शाह महमूद कुरैशी के खत के मुताबिक वजारत खारजा ने पहली छमाही में 77% और दूसरी छमाही में 89.2% टारगेट्स मुकम्मल तौर पर हासिल किए और इन टारगेट्स के अलावा भी वजारत खारजा ने बहुत अहम काम किए जो टारगेट्स में शामिल ही नहीं थे, जिसमें 15 अगस्त 2021 के बाद सिफारती सरगर्मियाँ और अफगानिस्तान में फंसे गैर मुल्की शहरियों का वहाँ से इनखला यकीनी बनाना है, 45 दिन के शॉर्ट नोटिस पर OIC का इजलास मुनक़िद करना है, जो कि एक बहुत बड़ा संग मील था और वज़ीर आज़म ने उसकी तारीफ भी की थी। और फिर शाह महमूद कुरैशी ने वजारतों की रैंकिंग के तरीक़ाकार पर भी सवालात उठाए हैं और जवाब मांगा है। सिर्फ शाह महमूद कुरैशी ही नहीं बल्कि MQM ने भी उनके रहनुमा सैयद अमीनुल हक जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर हैं, उनका नाम टॉप 10 में ना होने और उस पूरे तरीक़ाकार पर सवालात उठा दिए हैं। नहीं है कि ये रैंकिंग और रेटिंग के हवाले से, रसीदा गोई के हवाले से या किसी कॉलेज में होने वाले क्विज शो के हवाले से या किसी कैबिनेट के मुजरा की रैंकिंग का मामला है, तो सच्ची बात है मैंने तो पाकिस्तान तो छोड़ दें उन माशरों में जहाँ पे सदियों से जमहूरियतें और गुड गवर्नेंस के हवाले से जिनकी मिसाल दी जाती है, वहाँ भी इस तरह की रेटिंग और रैंकिंग के बारे में कभी सुना नहीं गया है। ये काम तो उमूमन मीडिया करता है या फिर आवाम करती है। जो वजारत MQM ने मांगी थी मिली थी, उसकी कारकर्दगी तो आलमी रेटिंग के हिसाब से ही बेहतर है। 50% से ज्यादा IT की एक्सपोर्ट बढ़ाई है, हमने तो अपना हक अदा कर दिया है। हमें हुकूमत की नीयत में नहीं, उसकी संजीदगी का हमेशा गिला। तो हम एक ब्रेक, एक और अहम खबर बात करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी का भारत मुसलसल नफरत, अदम बर्दाश्त
और आज़ादी इज़हार राय को दबाने की राह पर गामजन है। मुस्लिम तालिबात के हिजाब करने पर इंतहा पसंद मुआशरे की एक और झलक नजर आई है। तालीमी इदारों से लेकर सियासतदानों तक और रियासत से लेकर अदलिया तक आज के हिंदुस्तान का हर तबका इंतहा पसंदी और मजहबी मुनाफरत की भेंट चढ़ चुका है। कर्नाटक की मुस्लिम तालिबात को तालीमी इदारों में हिजाब से रोका गया। जुनूनी इंतहा पसंदों के जत्थों ने निहत्ती तालिबा का पीछा किया, उसे डराया धमकाया गया, मगर रियासती हुक्मरान और बीजेपी रहनुमा निहत्ती मुस्लिम तालिबात को ही कसूरवार ठहराते रहे। तालिबात ने इंसाफ के लिए अदालत से रुजू किया, मगर एक के बाद एक समाअत के बावजूद तालिबात को कोई रिलीफ नहीं मिल सका है। किसी भी फाशिस्ट हुक्मरान के आगे अदलिया ही अवाम का आखिरी सहारा होती है, और अगर अदालतें भी दबाव में आ जाएं तो अवाम और मुआशरे मजीद तबाही की तरफ जाते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट में इब्तिदाई समाअत हुई तो हुकूमती वकील ने कहा कि समाअत मौखर करें क्योंकि रियासत के एडवोकेट जनरल खुद पेश होना चाहते हैं। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी और तालिबात को कोई आर्जी रिलीफ भी नहीं दिया गया। दोबारा समाअत हुई तो एक रुकनी बेंच ने मामला लार्जर बेंच को भिजवा दिया और तालिबात को फिर कोई रिलीफ नहीं दिया। अगली समाअत में अदालत ने हुकूमत की बात मान ली, कह दिया कि हतमी हुक्म आने तक तालिबात हिजाब ना पहने, यानी इंसाफ लेने के लिए तालिबात ने अदालत से रुजू किया, मगर आर्जी रिलीफ भी रियासती हुकूमत को दे दिया गया। और अब भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कर्नाटक के तालीमी इदारों में मजहबी लिबास पर पाबंदी के खिलाफ केस की फौरी समाअत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिजाब से मुताल्लिक केस की समाअत की कोई जल्दी नहीं है, इस मामले को कौमी सतह पर ना फैलाया जाए, मुनासिब वक्त आएगा तो मुदाखलत करेंगे। हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ पूरे भारत में एहतजाज हो रहा है। खवातीन सड़कों पर निकलकर मुजाहरे कर रही हैं। मीडिया में इस मामले पर एक तूफान बरपा है। मुआशरा बुरी तरह तकसीम हो चुका है। हिजाब के हक और मुखालफत में आवाज़ें उठ रही हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया इस मामले को बड़े मसले के तौर पर पेश कर रहा है, मगर भारत की आला तरीन अदालत के नज़दीक ये कोई अहम मसला ही नहीं है और ना ही इसके नज़दीक मुदाखलत के लिए अभी मुनासिब वक्त आया है। गुज़िश्ता महीने आलमी तंजीम जेनोसाइड वॉच के बानी ग्रेगरी स्टैंटन ने अमरीकी कांग्रेस के सामने ब्रीफिंग के दौरान हिंदुस्तान में मुसलमानों की नस्लकुशी का खतरा जाहिर करते हुए कहा था कि नस्लकुशी का बाइस बनने वाला शैतानी और इम्तियाजी अमल भारत में पूरी तरह से जारी है। और 3 दिन पहले जेनोसाइड वॉच ने उसी बयान का हवाला देते हुए एक बार फिर खबरदार किया है कि भारत में हेट स्पीच खतरनाक सतह को छू रही है। अहम बात यह है कि मीडिया, फिल्म, स्पोर्ट्स को लिबरल आर्ट समझा जाता है और ये तरक्की पसंद, इक़्तिदार, और आलमी इत्तेहाद की अक्कासी करते हैं, मगर भारतीय सेलिब्रिटीज़ का इस हवाले से बिल्कुल बरक्स रवैया नजर आ रहा है। हिजाब के मसले पर भी मुस्लिम तालिबात की हिमायत में चंद आवाज़ें ज़रूर उठी, मगर ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ खामोश हैं। लता मंगेशकर की आखिरी रसूमात के दौरान शाहरुख खान पर नफरत अंगेज तनकीद की गई, मगर बॉलीवुड के ज़्यादातर लोग खामोश रहे। शाहरुख खान की हिमायत में भी नहीं बोल सके, लेकिन इस मामले का भी एक पस मंज़र है और ये पस मंज़र वाज़ेह करता है कि कैसे मोदी हुकूमत ने एक एक करके इख्तलाफी और आज़ाद आवाज़ों को खामोश कर दिया है। भारत में वही खुलकर बात कर सकता है जो मोदी हुकूमत के हक में बात करे, क्योंकि मुखालिफ आवाज़ें खामोश हो गई हैं या करा दी गई हैं, और अगर अब भी कोई बोले तो उसे टारगेट किया जाता है, हिरासत किया जाता है। 2020 में जब मशहूर बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में होने वाले भारतीय इंतहा पसंद गुंडों के हमले में जख्मी होने वाले तलबा से इजहार यकजहती करने गईं तो तनकीद की जद में आ गई। उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया। मारूफ अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने मुतनाज़ शहरियत बिल पर खुलकर बात की और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुखातिब करके तनकीद की थी और शदीद गुस्से का इजहार किया था। फिर उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स ने टारगेट किया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने यहाँ अपनी ज़िंदगी के 70 साल गुजारे हैं, मुल्क के लिए खिदमात दी हैं, अगर ये मेरी भारतीय शहरियत साबित नहीं कर सकता तो फिर क्या कर सकता है। I've lived 70 years of my life here. I have served the country in whatever little way I could in the fields of education or in the environmental issues or social issues. If that does not prove my Indianness, then what does? And I don't have a birth certificate. I don't think I can produce one. I don't think many people can. I don't think many people can. So does that mean that we are all going to be excluded? And I do not need any reassurances that Muslims do not need to worry. I'm not worried. If living 70 years here and doing whatever I could does not prove me to be an Indian, I don't know what does. I'm not afraid. I'm not anxious. I am angry that such a law has been imposed on us. नसीरुद्दीन शाह ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तलबा पर पुलिस और बीजेपी के कारकुनों की जानिब से किए जाने वाले तशद्दुद की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि तलबा और दानिशवरों की तौहीन मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रही है। ये बिल्कुल भी ताज्जुब की बात नहीं कि नरेंद्र मोदी में तलबा के लिए हमदर्दी का जज्बा नहीं है, क्योंकि मोदी कभी तालिब इल्म नहीं रहे। Contempt for students, that is what is hurting me most of all. The contempt for the student community, the contempt for the intellectuals. Why do you think that is so? I suppose people who've never known what it's like to be a student
or people who've never had any intellectual pursuits would consider students and intellectuals to be a pest. It is not surprising that the Prime Minister has no empathy or any compassion for the students. He himself has admitted he's never been a student. इससे पहले भी कुछ आवाज़ें उठी मगर खामोश करा दी गई और फिर एक एक करके सब खामोश होते गए। माजी में अदाकार आमिर खान ने भी भारत में बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त पर बात की थी। Maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. I mean, when I sit at home and talk to Kiran, you know, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child, she fears for, you know, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. That does indicate that there is a sense of growing disquiet. आमिर खान के खिलाफ भी भरपूर कैंपेन चलाई गई, तनकीद की गई, वो भी खामोश हो गए। इसके अलावा बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने की बात की। जब भारत में पाकिस्तानी फनकारों को बुलाने पर तनकीद हुई, पाबंदियां लगी और इंतहा पसंदों ने शोर मचाया तो सलमान खान ने कहा कि फनकार वीज़ा लेकर आते हैं, वो दहशतगर्द नहीं होते हैं। कुछ कलाकारों के भी बॉम्बे में कई कोर्ट्स आए थे कि जो पाकिस्तान के कलाकार हैं उन्हें वापस जाना चाहिए। कुछ पर्टिकुलर वो कलाकार हैं, ये तो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार हैं। आप क्या मानती हैं कि कलाकार टेररिस्ट हैं? वीजा लेके आते हैं, कौन देता है उनको वीजा? हमारी गवर्नमेंट देती है उनको वीजा, वर्क परमिट हमारी गवर्नमेंट देती है। यह था सलमान खान का मौक़िफ़, मगर फिर उन पर दबाव बढ़ा। पुलवामा हमले के बाद सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस के तहत बनने वाली फिल्म नोटबुक के लिए आतिफ असलम को गाने से रोक दिया गया और फिर सलमान खान भी खामोश हो गए। इसी तरह माजी में करण जौहर का भी यही मौक़िफ़ रहा कि फनकारों को काम की आज़ादी होनी चाहिए। I don't think that's a solution. I really don't believe it's a solution. I believe there are larger forces that have to kind of come together to sort situations out, and this cannot be banning talent or art or the arts. It's not, according to me, a solution. And you don't agree with the call for a cultural boycott of Pakistani artists? Well, you don't think it solves the issue of terrorism? I don't think it's going to solve. Agreeing or disagreeing is not the stand I'd like to take. I don't think, is that the solution? I ask anybody, I ask you that. I don't think it is. करण जौहर ने अपनी फिल्म ए दिल है मुश्किल में पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान को भी कास्ट किया, लेकिन फिर उड़ी हमले के बाद पाक भारत कशीदगी की वजह से उन पर दबाव पड़ा तो उन्हें अपने माजी के मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ा और फिल्म में फवाद खान के सीन्स को भी एडिट करना पड़ा और आइंदा किसी पाकिस्तानी फनकार को अपनी फिल्म में कास्ट ना करने की यकीन दहानी कराना पड़ी। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को भी तनकीद का निशाना बनाया गया तो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि वो फनकार हैं और इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि उनका ताल्लुक कहाँ से है। कैसा वोट बैंक यार, ये नॉनसेंस है। पढ़े लिखे हो जाओ, आगे बढ़ो। और रिलीजन मतलब जेन्युइनली किसको आपके नेबर है, मैं आपके साथ बैठ के, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, आप मुंबई से हैं, मैं दिल्ली से, क्या फर्क पड़ता है यार? आपके पिताजी पाकिस्तान से आए। हाँ, मतलब ये इसमें कोई मिसाल नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। हम देशवासी हैं सबके सब, सबने एक दूसरे शादी की, प्यार किया, मोहब्बत की, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर शाहरुख खान को भी नहीं बख्शा गया और उब्बुल वतनी पर सवाल उठाए जाने के बाद ये फिल्म सितारे आहिस्ता आहिस्ता खामोश होते गए। दीगर तबकों की तरह उन्होंने भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। ऐसा माहौल बनाया गया जिसमें जंग की बातें करने वालों की हौसला अफजाई होने लगी और अमन की बातें करने वालों को खामोश कराया जाने लगा। इख्तिलाफ राय को दबाया गया। जिस किसी ने भी इख्तिलाफ किया उसे गद्दार करार दिया गया। जिसने सच बोला उसे मुल्क दुश्मन करार दिया गया। भारत में उब्बुल वतनी की एक नई तारीफ जन्म लेने लगी जिसमें सच की गुंजाइश नहीं थी। जो सच कहे उसे गद्दार कह दो, जो सच कहे उसे कौमी सलामती के खिलाफ समझा जाए, जो हक़ाइक़ सामने लाए उसे मुल्क दुश्मन समझा जाए। सच को मुल्क की सलामती के खिलाफ समझा गया। वो सच जो शायद मोदी हुकूमत के मफाद में नहीं था मगर मुल्क के मफाद में था, क्योंकि सच हमेशा मुल्क के मफाद में होता है। सिर्फ फिल्मी अदाकारों को खामोश करने की कोशिश नहीं की गई बल्कि सहाफ़त को भी निशाना बनाया गया। 2014 में जब बीजेपी की हुकूमत आई तो सबसे पहले पार्टी ने मीडिया को अपने कंट्रोल में लाने का काम किया, जिससे मुल्क भर में उनकी मखसूस सोच को तक़वियत मिली। मीडिया के बड़े इदारे इंतहा पसंदों के कंट्रोल में तस्वुर किए जाने लगे। बीजेपी के कारकुनों ने सोशल मीडिया को प्रोपेगेंडा का अहम जरिया बनाया। जो सहाफ़ी लिबरल थे उन्हें चुप कराने के लिए ट्रोलिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया। नरेंद्र मोदी ने नाक़िद सहाफ़ियों को नौकरी से निकलवा दिया। नाक़िद टीवी चैनल्स और अखबारों के इश्तिहारात बंद करा दिए। मुखालिफ चैनल्स मालिकान के खिलाफ केसेस बना दिए। मगर इस सबसे भारतीय मुआशरा तकसीम दर तकसीम होता गया और किसी मुल्क की अदालतें जो शहरियों के हुकूक की मुहाफ़िज समझी जाती हैं, जब वही सरेंडर कर दें तो रियासत को फाशिज़म की तरफ बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। फाशिस्ट हुक्मरान से बचाने में किसी का किरदार नहीं हो सकता। प्रोग्राम में शामिल करते हैं। लाहौर की एहतसाब अदालत में आज शहबाज शरीफ ख़ानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की अहम समाअत हुई।
जहां शहबाज शरीफ के वकील की जिरह पर खुद नैब के गवाह सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के एडिशनल रजिस्ट्रार ने तस्लीम किया कि शहबाज शरीफ कभी रमजान शुगर मिल के डायरेक्टर नहीं रहे। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं दिया गया जो शहबाज शरीफ पर माली फायदा उठाने से मुताल्लिक हो। लाहौर की इंसाफ अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत के मौके पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत में मौजूद रहे। दौरान समाअत शहबाज शरीफ ने मौका अख्तियार किया कि मुझे अदालत से कुछ कहना है। मुझ पर इल्जाम था कि मैंने करप्शन की। यही तमाम कागजात पाकिस्तानी हुक्काम ने बरतानिया भेजे। डेली मेल में मेरे खिलाफ खबर लगाई गई, मेरे ऊपर करप्शन का इल्जाम लगाया गया। नैब एसेट रिकवरी यूनिट और FIA ने तमाम रिकॉर्ड बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी को भिजवाया। मेरे और सुलेमान शहबाज के खिलाफ बरतानिया में तहकीकात हुई। पौने 2 साल तहकीकात की गई। हुकूमत मेरे अकाउंट फ्रीज कराती रही। ये वही केस है जिसका तस्करा आजकल टीवी और अखबारात में हो रहा है। सारे के सारे इदारे मिलकर उल्टे हो गए लेकिन कुछ नहीं निकला। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि मैंने 2004 में पाकिस्तान आने की कोशिश की लेकिन वापस भेज दिया गया। लंदन जाकर सोचा कि मलका बरतानिया का मेहमान बनने के बजाय खुद पैसे कमाए जाएं, और क्योंकि वहां रहना था इसलिए असासे बनाए। वहां रहकर जो असासे बनाए गए उसका सारा रिकॉर्ड मौजूद है। करप्शन से पैसा बनाया होता तो पाकिस्तान वापस ना आता। एक एक धेले की ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मौजूद है। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि मुझे नैब के अकूबत खाने में रखा गया। कब्र में भी चला जाऊं तब भी हकाइक नहीं बदलेंगे। ये सारे हकाइक वही हैं जो लंदन की अदालत में पेश किए गए थे। दौरान समाअत शहबाज शरीफ के वकील ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के एडिशनल रजिस्ट्रार गुलाम मुस्तफा के बतौर नैब गवाह दिए गए बयान पर जिरह की। शहबाज शरीफ के वकील ने उनसे पूछा कि क्या शहबाज शरीफ कभी रमजान शुगर मिल के डायरेक्टर रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि शहबाज शरीफ कभी रमजान शुगर मिल के डायरेक्टर नहीं रहे। नैब को ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं दिया गया जो शहबाज शरीफ पर माली फायदा उठाने से मुताल्लिक हो। इस मौके पर शहबाज शरीफ बोले, आज तो क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है। नैब का बस चले तो मुझे पाकिस्तान की तमाम कंपनियों का डायरेक्टर बना दें। तो इंसाफ अदालत के जज ने उनसे कहा कि मियां साहिब ये आपकी वजह से जिरह लंबी कर रहे हैं, आप बैठ जाएं। तो शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़िज़ जज से कहा कि आप कहते हैं तो मैं चला ही जाता हूं। आज एक मौके पर शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि करप्शन तो दूर की बात, उन्होंने कई मंसूबों में मुल्क के 1000 अरब रुपए बचाए हैं। ऐसा अदालत में अब इस केस की मज़ीद समाअत 18 फरवरी को होगी, मगर दूसरी जानिब FIA भी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात की तहकीकात कर रहा है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर अब 18 फरवरी को फर्द जुर्म आयद करने की तारीख भी मुकर्रर कर दी गई है। हुकूमत बार बार दावा कर रही है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। इस केस की समाअत बराह रास्त नशर की जाए। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि कौम को मुबारक हो कि एक तवील तहकीकात के बाद बिलाखिर 18 फरवरी को शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में फर्द जुर्म आयद होगी और बाकायदा ट्रायल शुरू होगा। मुकदमा बराह रास्त दिखाने की इजाज़त दी जाए। सिर्फ यही नहीं, हुकूमत ने शहबाज शरीफ के केस की बराह रास्त नशरियात के मामले पर कौमी असम्बली में करारदाद पेश करने का ऐलान भी कर दिया है। आज वज़ीर मुमलिकत बराह इत्तलात फारूक हबीब ने ट्वीट किया कि शहबाज शरीफ के खिलाफ 16 अरब रुपए के FIA के रमजान शुगर मिल मुलाजमीन के केस की खुली समाअत के लिए असम्बली में करारदाद जमा कराएंगे। शहबाज शरीफ को मकसूद चपड़ासी और मसरूर अनवर का जवाब देने तक असम्बली में तकरीर का कोई हक नहीं है। धेले की नहीं, अरबों की करप्शन का हिसाब देना पड़ेगा। वफाकी वजीर असद उमर ने शहबाज शरीफ पर तनकीद करते हुए ट्वीट किया कि खादिम आला कहते थे कि अगर एक धेले की करप्शन साबित हो जाए तो सियासत छोड़ देंगे। अब उनके 25,000 तनख्वाह के चपड़ासी मकसूद के अकाउंट से 4 अरब रुपए निकल आए। अब क्या इरादा है मौसूफ का? वैसे पूछना है कि ये 4 अरब में कितने धेले होते हैं। मगर नून लीग इन इल्जामात पर उल्टा हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही है और दावा कर रही है कि वजीर आजम ने नए मुशीर एहतसाब मुसद्दिक अब्बासी को शहबाज शरीफ को हर हाल में गिरफ्तार करने का टास्क दे दिया है। और नून लीग के रहनुमा तारड़ ने इस हवाले से मुसद्दिक का इत्तलात होने का दावा किया, जबकि मरियम औरंगजेब ने आज कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ को जेल भिजवाने के लिए भर्तियां कर रहे हैं, अफसरों को तौसी देते हैं और इदारों को इस्तेमाल करते हैं। आज पाकिस्तान के अंदर ये हाल है कि मुल्क का जो वजीर आजम है वो सिर्फ शहबाज शरीफ को जेल में भिजवाने के लिए भर्तियां करता है, अफसरों को एक्सटेंशन देता है, अदारों को इस्तेमाल करता है। NCA का नवंबर 2020 का जो केस का कोर्ट का UK का फैसला है, जो NCA का केस है, उसमें कहा गया कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, कोई किकबैक नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी नहीं, किसी किस्म का एसेट बियॉन्ड मींस नहीं, कोई साबित नहीं हुआ इल्ज़ाम जो हमें कागजात दिए गए थे। फिर कहा गया ये शहबाज शरीफ के खिलाफ तो इंक्वायरी नहीं थी, ये सलमान शहबाज के खिलाफ इंक्वायरी थी। और जब वहाँ पब्लिक हुई हैं चीज़ें, उसमें बताया गया कि पूरे का पूरा केस ही शहबाज शरीफ के खिलाफ था और NCA को जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे वो शहबाज शरीफ के नैब के डॉक्यूमेंट्स थे। तो FIA का सारा केस ये वही 3.5 साल से जो केस जारी हैं, सब इल्ज़ामात वही हैं, सब केसेस वही हैं, अदारे बदलते हैं, शक्लें बदलती हैं, इल्ज़ामात बदलते हैं और
इल्ज़ाम साबित नहीं होता। ये मुसद्दिका इतलात आ रही हैं कि नाम नहाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान नियाज़ी ने मुशीर एहतसाब मुसद्दिक अब्बासी को बुलाकर ये हिदायत जारी की हैं कि शहबाज शरीफ साहब को हर हाल में गिरफ्तार किया जाए। ये 2 मरतबा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है और सिर्फ इमरान नियाज़ी साहब की अना की वजह से उनको गिरफ्तार किया गया। देखते हैं आने वाले दिनों में इस केस के हवाले से क्या पेशरफ्त होती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।